सभी किसान भाइयों को राम राम। जैसा कि आज का जो टाइम है वो स्मार्ट वर्क का है, चाहे कोई भी हो। खासकर अगर हम खेती की बात करें तो पहले जो खेती होती थी, ये किसान भाई जो बैठे हैं इनको पता है कि पहले खेती का जो प्रकार है वो मैंने भी देखा है। मैं भी आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, अलग नहीं हूं। तो कोई भी अगर किसान भाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप समझिएगा, सबसे पहले मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। तो पहले जो किसानी होती थी वो ना तो पहले ट्रैक्टर वगैरह होते थे, ना ज़्यादा कोई हमारे पास इम्प्लीमेंट होते थे, इंस्ट्रूमेंट होते थे। गांव में एक आड़ी होता था, उसके पास सारे जाते थे कि भाई ताऊ मारी जमीन बाणी है, और वो जो है क्या करता, बेटा कल तो टाइम को नहीं और परसों में आपका जो है किला या 2 किला मैं बहा दूंगा। वो आड़ लेके जाया करता, बैलों की जोड़ी, और मैक्सिमम पोर लेके जाया करता अगर बीज बोना हो। उसके बाद ना ज्यादा समरसीबल की ना पानी की सुविधा थी, नहर में पानी आ गया दे दिया, परमात्मा ने बारिश कर दी, 1-2 टाइम पे कुछ हो गया काट लिया। अगर नहीं होया, जब भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि पहले जो है वो कॉस्ट यानी कि खर्चा जो है वो बहुत कम होता था, ना के बराबर होता था। पहले मैक्सिमम बीज जो है वो घर का इस्तेमाल करते थे। आजकल अगर कोई घर का क्या है तो वो मेरे ख्याल में उसका स्टेटस डाउन हो जाए ना, भाई हम तो थैली वाला लेके आएंगे। तो मतलब ये एक भावना जो है ना वो सभी के अंदर आ गई है। और आज का टाइम ये है, चाहे आप डीजल की बात कर लो, चाहे आप ट्रैक्टर की कीमत की बात कर लो, चाहे आप खार फर्टिलाइजर की बात कर लो, चाहे आप पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की बात कर लो, सारों की सभी की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब किसान भाई करे तो करे क्या? जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट फार्मिंग, मैं आपको स्मार्ट फार्मिंग और इकोनॉमिकल फार्मिंग की बात बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे को सरवाइव करना है फार्मिंग के अंदर तो हमारे को स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। अगर हम स्मार्ट फार्मिंग नहीं करेंगे तो हम कई किसान भाई ये भी कह देंगे कि भाई किसानी जो है ना वो फायदे का सौदा नहीं रहा। उसका कारण यही है। स्मार्ट फार्मिंग कैसे होगी? नंबर 1, स्मार्ट फार्मिंग के लिए एक तो हमारे को एक रूढ़िवादी जो हमारी सोच है उसको छोड़ना पड़ेगा। बेबांधा खर्चा जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, कॉस्ट एक्सपेंडिचर जो है वो जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हम करते हैं। कैसे? अगर हमारे खेत में हमने मान लिया गेहूं बो दी या जीरी बो दी और उसमें जो है ना खार का टाइम नहीं आया है, और गांव के अंदर मांगेराम ने खाद का कट्टा लेके छिड़कने लग गया, आवासिंग का जो है ना वो उसकी डाइजेशन खराब होगी, उसके दस्त लग गए कि भाई पड़ोसी ने तो खाद डाल दिया, हम कैसे रह गए। इसी तरह अगर कोई किसान भाई एक मान लिया डोले वाला खेत वाला अगर वो स्प्रे करने लग गया तो दूसरे के प्रॉब्लम होगी कि भाई इसने तो कर दिया तू रह गया। भाई आपने ये देखना पड़ेगा कि आपके फसल के अंदर उस टाइम खार की जरूरत है या नहीं है, टाइम है या नहीं है। उस टाइम जो दवाई आप डाल रहे हो उस दवाई के लिए कोई पहले कीड़ा भी है या नहीं है। आप लोग किसान भाई जो है ना बाजार में जाता है, बाजार में उसका कोई इरादा नहीं कि मैंने कोई स्प्रे की दवाई लेके आनी है। अब जो हमारे डीलर भाई है वो अपना धर्म निभा रहे हैं, वो किसान भाई को देख के आवाज लगाता है, चौधरी साहब आ जाओ आ जाओ। और चौधरी साहब कहते थोड़ी सी कलर अपनी वैसे ऊंची हो जाए। चौधरी साहब अपने दुकान पे और वो जाते हैं, नु कहे भाई के ज्ञान फसल कैसी है? बोला जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोला क्या बात है, आपने भी स्प्रे नहीं कराया है? बोला ना अभी तो टाइम को नहीं आया है। बोला उसने मांगेराम ने तो कर दिए। मांगेराम तो बोला दवाई ले गया, सुरेश भी ले गया और महासिंह भी ले गया और वो भी ले गया। ये ले उसका तो उससे टाइम आता तो सत जा लिया बेचारेगा। नुको भाई मैं तो पीछे रह गया। नुको फिर एक काम करो आप दे दो। और वो दवाई देनी उसने एक
और जिस तरह छोरियां की तील बंद रहे हैं वो 2-3 और साथ में लगा देगा। हमारे को प्रॉब्लम क्यों नहीं होती किसान भाई को? उसका कारण ये है कि आज के टाइम आप जेब से पैसे निकाल के नहीं देते। जब जेब से पैसे निकलते थे तब दुख होता था, और किसान भाई तो केकरा अकाउंट में लिखवा दे हैं, मगर उसको आभास तब होता है जब उसका फाइनल अकाउंट का सेटलमेंट होता है और वो पूरी जो आपकी फसल मंडी में गई है और उससे वो मेरे ख्याल में तो 75% तो जो ना उधारी और आड़ती और उसने दिया हुआ है। तो मतलब कहने का एक तो बेबांधा खर्चा, और दूसरा स्मार्ट वर्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेबांधा खर्चा और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। अब देखिए, आप गेहूं का बीज आपने बोया, उसके अंदर अगर आपने 72 घंटे के अंदर अंदर मंडूसी या आपका जो खरपतवार नाशी है आपने डाल दिया तो 80% आपका कंट्रोल हो गया। अदरवाइज जो है ना वो पतली पत्ती के खरपतवार अलग निकलेंगे, चौड़ी के अलग निकलेंगे, और उनके लिए दवाइयां अलग अलग, खर्चा बढ़ गया। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। जब पानी की जरूरत है जब आपको पानी देना पड़ेगा, जब नाइट्रोजन की जरूरत है जब यूरिया देना पड़ेगा, और जब कोई उसके अंदर कोई बीमारी आती है तब आपको स्प्रे करना पड़ेगा। लोगों को देख के आपको कोई क्रियाएं नहीं करनी। सबसे बड़े साइंटिस्ट आप हैं, किसान भाई हैं। अगर मान लिया आप राय कर लो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी बहुत हैं ऑफिसर, आपका करनाल तो मैं कह रहा हूं ये तो एग्रीकल्चर के लिए मक्का मदीना है। इतने ज्यादा यहां पे इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर के कि आपको 1% भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो स्मार्ट फार्मिंग ये दूसरा एक और स्मार्ट फार्मिंग के लिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर किसान भाई मोटी खेती पे रहे, मोटी खेती का मतलब पहले गेहूं बो दी रबी में और खरीफ में धान पर चले गए तो कुछ नहीं बचना, मैं गारंटी देता हूं। चाहे हमारे साइंटिस्ट कितनी ही बढ़िया वैरायटी निकाल लें, उसका कारण यह है कि आज के टाइम में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नेट रिटर्न आपका नहीं आएगा। हम जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालते हैं, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में से हम यानी कि 4 जो है गांव का डाटा लेते हैं, 10-10 फार्मर का अलग अलग ब्लॉक से, और उनका जो डाटा है मैं जो ना दावे से कहता हूं कि लगभग 5-6 साल से तो मैं ले रहा हूं। गेहूं के अंदर अगर टोटल आपका खर्चा 1 एकड़ के अंदर 51,000 रुपए है तो आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है ना वो भी लगभग 50-51 के पास ही रहती है, उससे ज्यादा नहीं होती। उसका कारण हम जो है ठेके का रेट, जमीन का जो ठेके का रेट होता है वो हम अपनी इकोनॉमिक्स में लगाते हैं। यानी कि जिस किसान भाई के पास अपना खुद का खेत है उसको तो 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए बच जाते हैं। दूसरे को यानी कि जो ठेके पे लेके अगर बोता है तो उसका जो नेट रिटर्न है, उसका शुद्ध जो मुनाफा है वो ना के बराबर होता है या कई बार नेगेटिव में भी जाता है। इसलिए किसान भाइयों को मोटी खेती को छोड़ करके थोड़ा सा माइनर उसके ऊपर आना पड़ेगा। आपको सब्जियां थोड़ा जोर देना पड़ेगा। आपको जो मेडिसिनल प्लांट है, तुलसी है, एलोवेरा है, उनकी तरफ जाना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर आपको अपनाना पड़ेगा, चाहे वो डेयरी है, चाहे वो मशरूम फार्म है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इतना टाइम अलाउ नहीं करता, अदरवाइज तो इतने एग्जाम्पल हैं। मैं एक मशरूम का आपको बता देता हूं। आज से 15-16 साल पहले एक बाजवा, हरप्रीत सिंह बाजवा, कुरुक्षेत्र में केवीके से ट्रेनिंग ली थी और उसके दिमाग में ये था कि भाई मैंने काम करना है तो मशरूम का करना है, और उसने मशरूम का काम किया। आज के टाइम बोरसेदो गांव है, गूगल पे आप सर्च मार लियो, बाजवा मशरूम फार्म, उसका जो है लगभग 7.5 करोड़ का एनुअल उसका टर्नओवर है। वो भी आप में से है, हमारे में से है। बहुत सारी ऐसी लेडीज भी हैं जो मशरूम का हमारे यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली और वो 1 साल में 750 बैग लगा के नेट रिटर्न 3.5 लाख का जिसने लिया है।
तो बहुत एग्जाम्पल है। डेयरी का आप काम कर सकते हैं, आप वेजिटेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन का, अचार बनाने का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर आपने साथ में, अगर एक कृषि के साथ में अगर आपने कर लिया तो फिर आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं रहेगा। तो इसलिए आज का जो युग है वो स्मार्ट फार्मिंग का युग है, और स्मार्ट फार्मिंग अगर आप अडॉप्ट कर पाए तो फिर बल्ले बल्ले, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।